Welcome to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is Shailendra Dwivedi. I teach physics. तो बच्चों आज हम लोग एटम्स के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियाई का चैप्टर। इसके पहले हमने एटम्स के बारे में बता दिया है एक कंप्लीट शॉर्ट में, आप लोग उसे देख करके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियाई, और ये चैप्टर नंबर कौन सा बनेगा? 13 बनेगा, है ना बेटा? चैप्टर नंबर 13। और ये मैं कोशिश करूँगा ये भी वन शॉट में ही ख़त्म कर दें इसको, क्योंकि न्यूक्लियाई आप लोगों ने पढ़ा भी है, 11th क्लास की केमिस्ट्री है। और आज ही मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को हम द एंड कर दें, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इसमें आपको समझ करके रटने वाली चीज़ें हैं, लर्न करने की चीज़ें हैं, है ना। तो कुछ चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है आपको, और कुछ चीज़ों को लर्न करना मतलब याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें भूल भी जाती हैं कभी कभी, ठीक है। तो जैसे इसमें है क्या, पढ़ना क्या है, रेडियो एक्टिविटी आपका जो है कम्प्लीटली हटा दिया गया है, मतलब अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, सॉडी फैजान्स का लॉ, जिसमें हम लोग हाफ लाइफ और मीन लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं और उससे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। वो पोर्शन पूरा आपका हटा दिया गया है सिलेबस में। तो अब हम इसमें सिर्फ पढ़ेंगे क्या, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस क्या है, और उसके बेस पर न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, ठीक है। और न्यूक्लियस का टाइप्स पढ़ना है, साथ ही साथ में इसमें मास डिफेक्ट क्या होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस क्या होते हैं, कर्व क्या होता है, और साथ में न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ साथ में हमारा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन आते हैं, ठीक है। तो इन सब बातों पर डिस्कस करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग इसमें बनेगी प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। आप सबको पता है कि प्रोटॉन का डिस्कवरी किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। ये सबको पता होगा, छोटी छोटी बातें हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस क्या है, इसको समझते हैं। मतलब कि जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद एटम का जो सेंटर है उसे कहा गया था न्यूक्लियस। मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, मतलब एटम वाले चैप्टर में। एटम के सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, न्यूक्लियस। तो इस हाइपोथेसिस में ये बताया गया जो न्यूक्लियस हमारा होता है, ये न्यूक्लियस को बनने में, किसको बनने में? न्यूक्लियस को बनने में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मेन रोल होता है। किसका रोल? वैसे तो है बहुत सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स, है ना, जी पार्टिकल, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, तमाम तरह के पार्टिकल्स हैं, लेकिन न्यूक्लियस को, प्रॉपर न्यूक्लियस को बनाने में, किसको? न्यूक्लियस, इसे बनाने में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मेन रोल होता है। तो हम ये कह सकते हैं इस हाइपोथेसिस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ये दोनों क्या होते हैं? मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब जैसे बिल्डिंग में ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं ना बनाने में, तो ये न्यूक्लियस को बनाने के लिए मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे जाते हैं। दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर द मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो नंबर्स होता है, इन दोनों को मिला करके उस न्यूक्लियस का मास नंबर कहते हैं। किसका मास नंबर? हाँ, न्यूक्लियस का मास नंबर कहते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट जब हम करते हैं, नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं मास नंबर, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियाइड का सिंबल, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस दो पार्ट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन्हें हम लोग कहते हैं मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना, मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स।
ब्लॉक्स फॉर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के लिए क्या होते हैं, मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर को शो करता है, एटॉमिक नंबर। और जो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स है, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये क्या देते हैं, मास नंबर देते हैं। क्या देते हैं, मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम Z से दिखाते हैं, मास नंबर को A से दिखाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है हमारा वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। प्रोटॉन क्या होता है, हाँ, प्रोटॉन अपने पास क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज, यानी बिकम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ये क्या है, न्यूट्रल। ठीक है ना, ये न्यूट्रल होता है। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पर चार्ज का अमाउंट कितना होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज होता है। और इसी प्रोटॉन के कारण न्यूक्लियस का चार्ज काउंटेबल होता है। ठीक है ना, तो यही है प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, इसलिए हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल किसके लिए, मास में है। ये किस में आइडेंटिकल है, मास में। दोनों का मास भी अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, सेम होता है। इतनी बातें नोट कर लिया, बोलो। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ये तो हो गया हाइपोथेसिस के बारे में। अब इसका मास थोड़ा बता दे, मास क्या होता है। ठीक है, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ही क्या होते हैं, इंटरैक्ट होते हैं एक दूसरे से। इंटरैक्ट होकर के बहुत ही कह लीजिए बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट होते हैं, और एक पॉइंट, एक सेंटर पे क्या होते हैं, कंसंट्रेट होते हैं, बिहेव करते हैं। मानो कि सब ये कंप्लीट क्या है, एक पार्टिकल है। ठीक है, तो जो भी न्यूक्लियस का मास है, यानी एटम का मास, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है ना, किसकी वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो इरेज करते हैं हम, तो इसका मास हम लिख लेते हैं। तो आप पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आर आइडेंटिकल पार्टिकल्स इन मास। ये मास में क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, कितना होता है, इनका मास कितना होता है, आप लोग को पता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, दोनों का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली हमने कहा इक्वल होता है, इसलिए बोथ आर आइडेंटिकल पार्टिकल। कैसे होते हैं ये, आइडेंटिकल होते हैं, है ना। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन ये हमारा हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और यही होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली लिया गया है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ 0.67
28 समथिंग होता है, यहाँ 6794 समथिंग ऐसे ही होता है कुछ, थोड़ा सा मतलब 75 करके होता है। तो इसको आप लोग राउंड फिगर जब करते हैं तो 1.67 1.67 दोनों में लिखेंगे और ये पावर सेम रहता है। तो ये मास में इक्वल है तो हम इसे आइडेंटिकल पार्टिकल कह सकते हैं। लेकिन किसमें आइडेंटिकल है? मास में आइडेंटिकल है। आप चार्ज में आइडेंटिकल नहीं बताएंगे, है ना। ये सिर्फ और किसमें आइडेंटिकल है? मास में। ठीक है, तो ये है न्यूक्लियस के बारे में हाइपोथेसिस छोटी सी। उसके बाद कोई पूछे आपसे न्यूक्लियंस क्या होते हैं? न्यूक्लियंस हेडिंग अगर आप डालेंगे न्यूक्लियंस तो क्या बताएंगे? न्यूक्लियंस क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियंस, है ना। कंबाइंड नेम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ आर कॉल्ड न्यूक्लियंस, है ना। ये कंबाइंड नेम है, कंबाइंड नेम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस। मतलब प्रोटॉन भी न्यूक्लियन है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियन है, लेकिन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियंस कहते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। जैसे किसी न्यूक्लियस में इफ जेड प्रोटॉन्स are present in a nucleus of mass number A, मार्कर गिर गया, देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो आप कहोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा A माइनस Z। मतलब सम ऑफ प्रोटॉन्स और सम ऑफ न्यूट्रॉन्स को मास नंबर कहते हैं, या पहले ही पढ़ चुके हो। ठीक है, अगर उस न्यूक्लियस को हम मान ले X, क्या मान लें? X, तो उसका न्यूक्लियाइड कैसा दिखाएंगे आप? इफ न्यूक्लियस इज X, देन ZXA ऐसे लिखिए, या ZXA ऐसे लिखिए, इज अ न्यूक्लियाइड। ये क्या है? OID, न्यूक्लियाइड। ठीक है ना, ये क्या है? एक न्यूक्लियाइड है। नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर होता है मास नंबर। ठीक है ना, इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियाइड। क्लियर? मतलब न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, है ना, न्यूक्लियाइड। क्लियर? तो ये था प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस, मतलब न्यूक्लियस बना कैसे है। तो आप समझ चुके हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब मिलते हैं, इंटरेक्ट हो जाते हैं एक जगह पे, तो वही सेंटर क्या होता है एटम का? न्यूक्लियस होता है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या शो करता है? एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को मिलाकर बात करें तो क्या बताएगा वो? मास नंबर बताता है। अगर मास नंबर्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा। इनका कंबाइंड नेम क्या है? न्यूक्लियंस है। इनका मास सेम होता है, इसलिए मास में ये आइडेंटिकल है। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो ये सब सारी बातें आपको बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसी में हम लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसी में इंक्रीज कर जाएगा, किसी में डिक्रीज कर जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं? मानो न्यूक्लियस का जो है नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस का नेचर
चेंज हो गया, ये या कह सकते हैं न्यूक्लियस स्टेबल था अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल है तो स्टेबल हो गया। तो ये प्रोसेस से हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, तो डाल द हेडिंग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। हेडिंग क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। इसका बेसिक नॉलेज आप सबको होना चाहिए, क्योंकि इससे 3 से 4 नंबर का न्यूक्लियस से कंफर्म है क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। और आपको तैयार भी करना है इस चीज को, लर्न भी कर रखना है। तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस में फर्स्ट हेडिंग क्या बनेगी, आइसोटोप्स। क्या बनेगा, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। क्या होता है आइसोटोप्स, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं क्या, आइसोटोप्स, है ना। तो लिखिए, दोज न्यूक्लियाई, दोज न्यूक्लियाई हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, या हैव लिखो सिर्फ, हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, different mass number, लिखा, different mass number, then they are called isotopes to each other, they are called isotopes to each other, है कि नहीं। वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स। तो जैसे एग्जांपल आप अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, 1H1, 1H2, 1H3 आर आइसोटोप्स, ठीक है ना। किसके हैं ये, ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो, है ना। 3 आइसोटोप्स, 1H1, 1H2, 1H3। और क्या क्या हो सकते हैं आइसोटोप्स, कार्बन हो सकता है, 6C12, 6C14, है ना, 6C12 एंड 6C14, ये भी क्या है, आइसोटोप्स है किसके, कार्बन एटम के। ऐसे ऑक्सीजन का भी होता है, 8O16 और 8O18 बनता है ना, ये भी क्या होते हैं, ऑक्सीजन एटम के आइसोटोप्स हैं। और एग्जांपल आप लिख सकते हो 2He3, ये किसका होता है, हीलियम 2He3 एंड लिथियम कितना होता है, लिथियम का एटॉमिक नंबर छोड़ दो, 2He3, इसमें कितने न्यूट्रॉन हैं, 1 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन्स, तभी 3 हुआ ना। तो 2He3 और 2He4 भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, हटाइए, इसको बाद में यूज कर लेंगे, 3 बहुत हैं। क्लोरीन का भी लिख सकते हो आप लोग,
17Cl35 है ना, 17Cl35 एंड 17Cl37, ये भी क्या है आपका, किसका, क्लोरीन का क्या है, हाँ क्लोरीन का आइसोटोप से बहुत है तना। मतलब एग्जाम्पल के लिए हमने आपको इतने दे दिए हैं, तो आप ये नोट कर सकते हो। कोई अगर आपसे पूछता है आइसोटोप्स क्या होते हैं तो बता सकते हैं। एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। एग्जाम में अगर पूछता है तो ये एग्जाम्पल एक दो ठो दे करके अपना आप लोग मार्क्स अचीव कर सकते हो, है कि नहीं, ठीक है। एरस कर दे। अब आइसोटोप्स के बाद आता है आइसोबार्स, है ना, आइसोबार्स। बार्स मतलब क्या होता है, जिसमें मास नंबर सेम हो, क्या सेम हो, मास नंबर सेम होता है, तो वो क्या होते हैं, दूसरे के आइसोबार्स होते हैं। इरेज नहीं कर रहा है, ये बहुत सख्त हो गया है, इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गया इंक के बोर्ड मॉलिक्यूल्स में और व्हाइट बोर्ड के मॉलिक्यूल्स में, है कि नहीं। तो अब हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, आइसोबार्स। क्या होता है आइसोबार्स, लिख लीजिए। आइसोबार्स मतलब सेम मास नंबर, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ऐसे न्यूक्लियाई को हम लोग क्या कहेंगे, डेफिनेशन लिख लेंगे ना, डेफिनेशन लिख लोगे आप लोग। एग्जाम्पल हम लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे 1s3 एंड 2he3, ये भी क्या है, आइसोबार्स है एक दूसरे के, ठीक है ना। और क्या हो सकता है आइसोबार्स में, बताइए। दूसरा हो सकता है 6C14 एंड 7n14, ये भी क्या है, आइसोबार्स है। आर्गन का कौन सा बनता है, आर्गन का होता है 38 होता है, पोटेशियम के साथ होगा ना, पोटेशियम 38 होगा। और क्या होगा, हाँ नहीं, पोटेशियम कितना बनता है, पोटेशियम 38 होता है, 40 होता है पोटेशियम का ना, पोटेशियम 40 होता है, हाँ हाँ, तो पोटेशियम का 19K40 एंड 20Ca40, ये भी क्या होते हैं, आइसोबार्स होते हैं। क्लोरीन में भी बनता है, क्लोरीन में होता है 35 है। सोडियम का बनता है किसी के साथ 11Na23 एंड मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम कितना बनता है 24 होता है, इसका नहीं बनता ना। चलो हटाओ, 3 बहुत है। मतलब देख के पहचानना है आपको कि कौन आइसोबार्स है और कौन आइसोटोप्स है, ये आपको पहचानना है। डन ये, तो वीडियो स्टॉप करिए, आप लोग नोट कर लिए, इसको एरेस कर दें। जल्दी नोट करिए फटाफट, इसको आगे बढ़ेंगे हम। अब रहेगा आइसोटोन्स, क्या रहेगा हेडिंग, आइसोटोन्स। ये भी एक न्यूक्लियाई का क्या है, पार्ट है। इस टाइप का भी न्यूक्लियस बनता है। तो आइसोटोन्स में क्या कंडीशन होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी सेम या शुड बी सेम, है ना। तो दोज न्यूक्लियाई हैव सेम नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन्स दे आर कॉल्ड आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर रखता है तो उसे हम लोग कहते हैं आइसोटोन्स। बोलो क्लियर है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को आइसोटोन्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप बता सकते हो? एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं? जैसे कि 1s3 है और 2He4। 1s3 में कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन। और 2He4 में कितने न्यूट्रॉन है? 2 न्यूट्रॉन। ये क्या है? आपस में आइसोटोन्स है। बोलो सही है। और आइसोटोन्स का एग्जांपल बताइए। सोडियम और मैग्नीशियम में इक्वल होता है ना, 11Na23 और 12Mg24। बोलो 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, यहाँ 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन। ये भी क्या है? आइसोटोन्स है। इट इज बहुत है। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं। और भी एग्जाम्पल आप अपने बुक से रीड करिए, लर्न रखिए, जितना मैक्सिमम हो सके याद रखिए। और 2 अगर 3 याद है तब भी सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल ही याद करिए, नहीं, आप उसको देख करके कैलकुलेट करके बता सकती हो कि हाँ भाई यहाँ पे तो ये आइसोटोन्स बना रहे हैं। आपको एलिमेंट्स दिया रहेगा, ये दिया रहेगा ऊपर नीचे, आप कैलकुलेट करके बता लेंगे। ठीक है ना, कि आइसोटोन्स है कि आइसोबार्स है कि आइसोटोप्स है। ठीक है, इसका आता है आइसोमर्स। आइसोमर्स एक ही न्यूक्लियस की 2 कंडीशन होती है, एक ग्राउंड स्टेट की और एक एक्साइटेड स्टेट की, है ना। इट इज द 2 स्टेट्स, मतलब ये क्या है? इट हैज 2 स्टेट्स। एक है कौन सा? एक्साइटेड, और एक ग्राउंड स्टेट। मतलब जब एक्साइटेड स्टेट होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच जाता है? हायर एनर्जी लेवल पहुंचता है। उसके बाद वो कहाँ पहुंचता है? ग्राउंड स्टेट में, है ना। तो इसमें एनर्जी स्टेट क्या रहेगा? डिफरेंट हो जाता है। और मास नंबर और एटॉमिक नंबर शुड बी सेम। ठीक है ना, एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होना चाहिए? शुड बी सेम, ये सेम होना चाहिए। और इसके एनर्जी लेवल्स क्या हो जाते हैं? ऑर्बिट्स के अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? ग्राउंड स्टेट में कुछ रहेगा, एक्साइटेड स्टेट में कुछ रहेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं और रिवॉल्व करेगा। तो जब 2 स्टेट्स हो गए अलग अलग, तो वही क्या है? दूसरे के आइसोमर्स है। क्लियर ना? तो एक ही न्यूक्लियाई में कंडीशन बनती है। ये भी एक नेचर है, टाइप्स है न्यूक्लियस का, है ना, उसी कैटेगरी में आता है। तो ये था टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब हम इसको धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हुए। अब हम जानेंगे एएमयू क्या होता है ना, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो डालिए हेडिंग, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू। एटॉमिक मास यूनिट क्या है मालूम है? ये मास की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास, एएमयू। ठीक है, लिखिए इसमें, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। इट इज डिनोटेड बाय यू, सिंगल यू से दिखाते हैं इसको, छोटा वाले यू से। एक कैपिटल यू होता है, उसे मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और एक होता है स्मॉल यू, मतलब क्या होता है? एएमयू।
और इसको कैलकुलेट किया गया है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन, मास ऑफ 6C12 कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन मास का, कार्बन एटम का मास कितना निकाला गया है मालूम है? कार्बन एटम का मास कितना होता है? ये सॉल्व करने पर मतलब जो भी मास है कार्बन का आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और डिवाइड करेंगे 12 से, तो AMU की जो वैल्यू आती है, AMU की वैल्यू 1.66 राउंड फिगर में लेंगे 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये 1 AMU की वैल्यू होती है, इसे याद रखना। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपको AMU बताना है तो कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 0.00055 ये AMU होता है। ठीक है, कितना AMU होता है? हाँ, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ प्रोटॉन AMU में 1.00672। ठीक है, कितना होता है? 672 AMU। ठीक है, AMU 672। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00679 AMU। कुछ इस तरह से 6749 6724 ऐसे कुछ करके होता है, तो हमने डायरेक्टली राउंड फिगर करके लिखा है, इतना डिफरेंस होता है। तो AMU में हम लगभग यही बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, इतनी बातें नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो अगर आपसे पूछे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी का क्या बच्चों? यूनिट है। अगर हम इसी AMU को चेंज करना चाहें, ये AMU है आपका, अगर ये डिस्ट्रॉय हो इतना मास तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा? वो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे जूल में नहीं, कैलकुलेट करेंगे मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन की। ये तब हम यूज करेंगे जब कोई एक इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होता है? एक्सलरेट होता है। एक्सलरेट मतलब उसमें मोशन आता है, वो मोशन में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। भाई मोशन में है तो कौन सी एनर्जी बनेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV होता है, और 1 EV होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। कोई पूछे 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना बताओगे आप? तो मिलियन में होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना जूल होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे जूल में कितना होगा? 10⁻6 इंटू 1.6 10⁻−19 जूल, तो जूल में इतना आएगा। सॉल्व करेंगे तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना मिलेगा हमें? 1.6 10⁻13 जूल। MEV को कन्वर्ट करेंगे आप तो इतना मिलेगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻13 जूल, इतना 1 MEV में मिलता है। ठीक है, अब हम AMU और MEV में क्या निकालेंगे? रिलेशन। क्या निकालेंगे? हाँ, इसे इरेज कर दे बेटा, इरेज कर दे। चलो ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इसे नोट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। हेडिंग क्या बनेगा? रिलेशन बिटवीन AMU एंड MEV। रिलेशन
बिटवीन AMU एंड MEV, है ना। MEV एनर्जी की यूनिट होती है और ये मास की। तो यहां हम आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक रहेगा। इसीलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां मास और एनर्जी की बात की जा रही है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होता है, mc स्क्वायर। इफ मास यहां लेते हैं 1 AMU, मतलब 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यही है ना, 27 माइनस 27 किलोग्राम। स्पीड ऑफ लाइट यूज करें 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देन बाय इक्वेशन फर्स्ट एनर्जी कितनी मिलेगी हमें, 1.66 10 की पावर माइनस 27 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर अपॉन में नहीं, ये नहीं रखेंगे, ये आएगा किसमें बेटा, जूल में आएगा। किसमें आएगा, जूल में आएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, जूल में आएगा। अब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, 1.6 होता है ना, तो डिवाइड कर दे MEV में आ जाएगा, है ना। 3 इंटू 10 की पावर ये 9 कर देंगे, इसको हम क्या लिख देंगे 9, इसे 16 अपॉन 1.66 काट ऐसे लिख देते हैं डायरेक्टली इसको, 10 की पावर माइनस 19, तो ये आ जाएगा आपका MEV में। सॉल्व करेंगे, राउंड फिगर ले लेंगे हम अप्रॉक्सीमेटली 931 MEV। कितना आएगा बेटा, इट इम्प्लाइज दैट, हम कह सकते हैं अगर 1 AMU मास डिस्ट्रॉय होगा तो 931 MEV के बराबर एनर्जी रिलीज करेगा। किसके बराबर एनर्जी रिलीज करेगा, 931 MEV के बराबर एनर्जी रिलीज करता है। ये हमने बात साबित कर ली है, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो हमारी हेडिंग क्या बनेगी, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस की साइज कैलकुलेट करेंगे, है ना। और ऐसे तो साइज रदरफोर्ड ने पहले ही बता रखा है, किस ऑर्डर में होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। फिर भी साइंटिस्टों ने जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हाइपोथेसिस दिया तो जा करके फिर से साइज ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट किया गया, और वो न्यूक्लियस का जो साइज था वो हम लोग को पढ़ना है। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया है, एक्सपेरिमेंट करके बताया है कि जो न्यूक्लियस है उसका मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। दोनों को मिला के मास नंबर कहते हैं, है ना। मतलब इनका नंबर जितना ज़्यादा होगा उतना उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। भाई छोटे से अगर इतने से है पार्टिकल इतने में तो इतना वॉल्यूम रहेगा, इतना अगर भर जाएगा तो इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर ये दोनों इंक्रीज करेगा, मतलब मास नंबर इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। तो हेडिंग क्या रहेगी, साइज ऑफ न्यूक्लियस और इसमें लिखना बाई एक्सपेरिमेंटली लिखो, बैठे क्यों हो। साइज ऑफ न्यूक्लियस हेड डाल दिया, देखो बाई एक्सपेरिमेंटली वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस is directly proportional to mass number, is directly proportional to its mass number,
किस पर प्रोपोर्शनल होता है? मास नंबर पे, मतलब V प्रोपोर्शनल टू A। अगर मैं न्यूक्लियस का रेडियस कितना मान लूं R, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बोलो होता है, प्रोपोर्शनल टू A। इसको डिवाइड कर दे तो R क्यूब भी हम कह सकते हैं क्या? R क्यूब प्रोपोर्शनल टू A। मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, तो प्रोपोर्शनल में कोई भी कांस्टेंट डिवाइड कर दो वो प्रोपोर्शनल ही मिलेगा। ठीक है, इस क्यूब को उधर भेज देंगे हम तो R प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3 मिल जाएगा। इक्वल करेंगे, कांस्टेंट लेंगे R0 A की पावर 1/3। ये R0 क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। R0 क्या है इसमें? हाँ, R0 है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर होती है। ये वैल्यू फिक्स रहती है। कितना होता है? 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, और उसमें मास नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस निकाल सकते हो, है ना। इस पर न्यूमेरिकल्स बन सकता है आपकी एग्जाम में, ठीक है, या यही खुद पूछ सकता है थ्योरी। मतलब न्यूक्लियस को बनने में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही क्या है? बहुत बड़ा रोल है। अहम भूमिका किसका है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ये दोनों इंटरेक्ट होते हैं तभी क्या बनता है हमारा। ठीक है, तो अब इसी में हेडिंग रहेगा। अभी न्यूक्लियस का हमने क्या निकाला है? रेडियस कैलकुलेट किया है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। डाल दो हेडिंग, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी कैलकुलेट करना है हम लोग को, है ना। तो डेंसिटी कैसे निकालोगे बेटा? डेंसिटी फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां मास किसका लेंगे? प्रोटॉन का लेंगे, न्यूट्रॉन का लेंगे, कि न्यूक्लियॉन्स का लेंगे, न्यूक्लियस का लेंगे? न्यूक्लियस का, क्योंकि न्यूक्लियस का डेंसिटी निकाल रहे हैं ना। और न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ न्यूक्लियॉन्स कही है, न्यूक्लियस की ही कीमत है, लेकिन हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है ना। हाँ, इसलिए भाई कंफ्यूज ना रहिए आप लोग, ठीक है ना। कंफ्यूजन ना हो कि सर क्या निकाल रहे हैं एक्चुअल में। तो हम लोग निकाल क्या रहे हैं? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो कैसे निकालेंगे? इसमें लिखना पहले, लेट मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन, मतलब जितने भी न्यूक्लियॉन हैं न्यूक्लियस में वो कितने हैं, उसका मास कितना है? m मान लेंगे, स्मॉल m। मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन इन द न्यूक्लियस या इन अ न्यूक्लियस इज स्मॉल m। कितना मानेंगे? हाँ, एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है? स्मॉल m, ठीक है ना। फिर लिखो देन मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस ये कितना होगा? इसमें जितने न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन का मतलब मास नंबर, मल्टीप्लाई कर देंगे एम हो जाएगा। क्लियर है? हेंस डेंसिटी, अब डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो रो इज इक्वल टू मास कितना है एम ए, वॉल्यूम कितना रहेगा वी। वैल्यू पुट करेंगे एम इंटू ए अपॉन
वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैपिटल आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर नॉट ए की पावर 1/3 बोलो सकते हैं। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। किसका मोबाइल बज रहा है? मोबाइल बज रहा है बेटा? अच्छा, तो सेकंड इसको बनाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड। एम ए अपॉन ये 3 ऊपर जाएगा 3/4 पाई आर नॉट क्यूब हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ए की पावर 1/3 इसके पावर 3 3 कैंसिल 3/4 पाई एम इंटू ए बाई आर नॉट क्यूब इंटू ए कैंसिल, वैल्यू पुट करेंगे। मास ऑफ न्यूक्लियन 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम। पाई की वैल्यू 3.14, आर नॉट की वैल्यू 1.2 10 की पावर -15 का होल क्यूब है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो डेंसिटी आ जाएगा 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आएगी। ये भी कैलकुलेट करने के लिए आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है ना। हेडिंग क्या रहेगा बेटा? मास डिफेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है मास डिफेक्ट। लेकिन मास डिफेक्ट से पहले मैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताना चाहूँगा थोड़ी सी। तो आप लोग हेडिंग डाल दिए हैं क्या? न्यूक्लियर फोर्स पढ़ लेना अपने से, है ना। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स, है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बांधे रखता है किसमें? एक छोटे से न्यूक्लियस में। उस अट्रैक्शन फोर्स का नाम क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स पर अगर हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है? न्यूक्लियर फोर्स। ये चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। ये नॉन सेंट्रल फोर्स होते हैं, नॉन ग्रेविटेशनल होते हैं। ये वैरी करते हैं विथ डिस्टेंस। मतलब अगर इनके बीच इस सेपरेशन को बढ़ाया जाए या घटाया जाए तो ये क्या करते हैं? वैरी करते रहते हैं। भाई बहुत नज़दीक लाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा दोनों एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। दूर ले जाओगे तो क्या होंगे? अट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो ये डिस्टेंस का क्या करते रहते हैं? वैरी करते रहते हैं। कौन? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है ना। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच न्यूक्लियर फोर्स लगा रहता है। ये नेचुरली है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है बेटा, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। तो यही सब है न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट आप कहोगे, मास डिफेक्ट समझो ध्यान से। जब न्यूक्लियस बनता है, क्या बनता है? न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इंटरेक्ट होंगे। इंटरेक्शन में क्या होगा? कुछ वर्क होगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो जो न्यूक्लियस का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से कम होता है। किसके मास से? हाँ, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन सम ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। नोट कर लो, है ना। लिखो, मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन the sum of mass of protons and neutrons. Mass of nucleus is less than mass of sum of mass of, है ना। हाँ, protons and neutrons.
दिस डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। ठीक है ना, दिस डिफरेंस इज नोन एज मास डिफेक्ट। बोलो क्लियर है। इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम। इसे हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं और लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एटॉमिक नंबर z प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू a माइनस जेड, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये ज्यादा होता है मास ऑफ न्यूक्लियस से, मास ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल m। ठीक है ना, तो ये मास डिफेक्ट का फार्मूला बन गया। ठीक है, किसका फार्मूला बन गया, मास डिफेक्ट का। और इसी में पूछते हैं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पैकिंग फ्रैक्शन ये होता है मास डिफेक्ट में हम मास नंबर से अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। बोलो क्लियर। तो अच्छा, जब मास ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से न्यूक्लियस बना, तो डिफरेंस क्यों आ रहा है, कुछ एनर्जी लॉस हुई है इसका मतलब। तो वो एनर्जी लॉस कहाँ गई, किस फॉर्म में करना, मतलब कैसे एनर्जी लॉस हुआ, मतलब कुछ न कुछ मास कन्वर्ट हो गया एनर्जी में इंट्रैक्शन के कारण, है ना। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही मास क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया किसमें, एनर्जी में। तो आप जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ उस एनर्जी का क्या नाम देंगे हम, वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधने में हेल्प कर रहा है, तो उसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अगर ब्रेक करना होगा आपस में, ब्रेकअप करा दे इनका, किसका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, जितनी एनर्जी लगी है बनने में उतनी एनर्जी हम अगर ब्रेक करने में खर्च कर दें तो वो भी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी, है कि नहीं। और फिर दोबारा इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दे दोबारा ये इंटरेक्ट ना हो सके। क्लियर। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बताएंगे, लिखिए, द एनर्जी required by a nucleus energy required by nucleus to break up into protons and neutrons, break up into protons and neutrons and separate at large distance and separate at large distance and do not interact to each other, do not interact to each other, comma, is called binding energy, is called binding energy. It is denoted by EB। ये बहुत स्मॉल होता है इसलिए डेल्टा EB कहेंगे, है ना, डेल्टा EB। तो वेरी स्मॉल मास क्या हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, तब एनर्जी में खर्च हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन, ये कितना होगा इसका फार्मूला, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, यही होगा फार्मूला इसका। डेल्टा एम तो निकाल लोगे ना, बोलो बेटा, डेल्टा एम निकल जाएगा, उसमें सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। और फिर निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो इसे हम डिनोट करेंगे EB बार, EB बार।
तो ये होगा डेल्टा ई, जो बाइंडिंग एनर्जी है, डेल्टा ई बी में से मास नंबर डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हाँ, पर न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियॉन्स जितना ज़्यादा होगा जिस न्यूक्लियाई के लिए, वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल होता है ना। तो क्या लिखोगे इसके बाद, फॉर मोर वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ अ न्यूक्लियस, लिखा, कॉमा, पर न्यूक्लियंस ऑफ अ न्यूक्लियस, कॉमा, न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल, न्यूक्लियस विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, अब इसमें एक है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। क्या है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, डाल दो हेडिंग। इस कर्व को आप लोग अपने बुक से प्रॉपर तरीके डायग्राम बना सकते हो, मैं थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ, हिंट कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, इधर लेते हैं मास नंबर लेंगे, इस एक्सिस पर क्या लेंगे, मास नंबर ए, और इधर हम लोग लेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और ये होगा MeV में 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ लेंगे कितना, 50, 100, 150, 200, 250, ऐसे लेंगे। तो जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ कुछ हमारा ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे, और कुछ ऐसा, कुछ ग्राफ ऐसा जाएगा हमारा। ठीक है, और जहाँ पे पीक होगा, मतलब यहाँ पे 56, ये होता है आयरन का। किसका होता है, आयरन का। ये आता है यहाँ कहीं पे आएगा, है ना। और लास्ट में यहाँ पे आता है आपका यूरेनियम 235। ठीक है, और इस यहाँ पे हमारा 1s2 रहता है, बहुत कम होता है, 1s2, 1s3। ठीक है, फिर बाद में यहाँ कहीं हीलियम रहेगा आपका, ऐसे, यहाँ से ऐसे कुछ ऐसा रहेगा ग्राफ। यहाँ हीलियम रहेगा, फिर इस पर हीलियम बाद यहाँ पे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, Li6, फिर बेरिलियम बोरान, कार्बन यहाँ रहेगा 12 वाला, फिर यह कार्बन 14 वाला इधर रहेगा, फिर इसके बाद नाइट्रोजन रहेगा, है ना, C, नाइट्रोजन रहेगा 14, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन, है ना, 16, 18। तो इस तरह से ग्राफ हमारा जाता है। तो आप इस ग्राफ को बना लेना बेटा। इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, आयरन वाला। Fe का जो है सबसे हाईएस्ट होता है, करीब 8.9 होता है। MeV कितना होता है, 8.9। तो ये वाला जो है एटम सबसे मोर स्टेबल होता है, और ये जो होते हैं 1s1 to 1s3 और He4, है ना, ये कम स्टेबल होते हैं, 1s1, 1s2, 1s3, क्योंकि इनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से ये बहुत ही कम होता है। आयरन में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए मोर स्टेबल होता है। दूसरी चीज, इसका आयरन कंपेयर में कम होता है, इसका मास नंबर ज़्यादा है। मतलब मास नंबर ज़्यादा है तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज़्यादा होना चाहिए। मतलब अगर मास नंबर ज़्यादा है आपका और तब भी आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कम है तो मतलब आप स्टेबल नहीं है, ये कहने का सेंस है। और इसका मास नंबर कम है और उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस वो भी कम है तब भी स्टेबल नहीं है। क्लियर ना? तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है।
तो जो जो अनस्टेबल है तो क्या करेंगे, स्टेबल होना चाहेंगे। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, ये वाले मिलकर के फ्यूजन करते हैं फेनोमेना। क्या करते हैं, फ्यूजन का फेनोमेना, और इसका हो जाता है फिजन का फेनोमेना। किसका फेनोमेना, फिजन का। तो न्यूक्लियर फिजन किसका होगा, यूरेनियम 235 का। यूरेनियम 230, ये 92 यूरेनियम 235 का जब न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डिंग होती है तो ये टूट जाता है 56 बैरियम 141 और प्लस 36 क्रिप्टन 92 और प्लस 3 न्यूट्रॉन रिलीज करता है। कितना न्यूट्रॉन, प्लस 200 MeV एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तब जाकर के ये स्टेबल होता है। मतलब एक हैवी न्यूक्लियस जब टू लाइटली न्यूक्लियस में कंपेरेबल में क्या होता है, टूटता है, ब्रेक करता है, तो इस फेनोमेना का नाम क्या रखते हैं, फिजन। ठीक है ना। और इसी पर वर्क करता है हमारा एटम बम, जो एटम बम बनाया जाता है। फ्यूजन में क्या होता है, जैसे कि दो लाइटली न्यूक्लियस हो गए, 1H1 प्लस 1H1, ये बना देते हैं 1H2, मतलब ड्यूटेरियम। साथ में एक पॉजिट्रॉन बनाएंगे और न्यूट्रिनो देंगे और प्लस 0.47 MeV एनर्जी रिलीज करते हैं स्टेबल होने के लिए। ऐसे 1H2 मिलते हैं तो बनाता है क्या, 2He3 प्लस एक न्यूट्रॉन देंगे, एक न्यूट्रॉन 0N1 प्लस एनर्जी करीब 2.4 MeV एनर्जी। तो समथिंग इस तरह से जो ये फेनोमेना होते हैं वो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के कम होने की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से, हाँ, मेन रीजन यही है, क्योंकि मास नंबर के साथ क्या होना चाहिए, इसको वेरी करना चाहिए। अगर मास नंबर बढ़ रहा है तो इसको भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है, मास नंबर बढ़ रहा है लेकिन इसका बाइंडिंग एनर्जी जो है कमी है। ये भी हल्के हैं, साथ में इनका और भी कम है, तो क्या है कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल के लिए क्या करेंगे, ये लोग कंबाइंड होना चाहेंगे, है ना। कंबाइंड होकर जब कंबाइंड होंगे तो एनर्जी रिलीज कर देते हैं, और इसी प्रोसेस पर हमारा काम करता है हाइड्रोजन बम। ठीक है। न्यूक्लियर फिजन के दो फेनोमेना और हैं, चेन रिएक्शन बनता है, होता है इनका। मतलब कि इसे न्यूट्रॉन एक बम्बार्डिंग हुआ, कितना न्यूट्रॉन बना, 3 न्यूट्रॉन। अब ये तीनों न्यूट्रॉन फिर से क्या करेंगे, 92 यूरेनियम 235 को क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, और फिर से क्या होगा, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। वो 3 न्यूट्रॉन क्या होंगे, फिर यूरेनियम वाले टकराएंगे, फिर इसमें टूटेगा, फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी रिलीज करती रहेगी। हर बार टकराएंगे एनर्जी रिलीज करेंगे, है ना। तो ये रिएक्शन होता रहेगा, ये रिएक्शन होता रहे जब तक क्या होगा, पूरी तरह से जो हमारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, स्टेबल ना हो जाए। क्लियर, ये तब तक प्रोसेस फेनोमेना होता रहेगा। ठीक है। तो इस चीज को आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें दो तरह से रिएक्शन बनता है। एक चेन रिएक्शन में, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन, और चेन रिएक्शन दो होगा, एक कंट्रोल्ड और एक होगा अनकंट्रोल्ड। क्लियर। तो कंट्रोल में आता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर, अनकंट्रोल में आएगा एटम बम। तो एटम बम नहीं पढ़ना है आपको, कंट्रोल चेन रिएक्शन पढ़ना है, और उस पर उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या है, हाँ, तो उसके बारे में पढ़ करके आप डायग्राम पढ़ लीजिएगा, उसमें क्या क्या डिवाइस यूज होता है। मेनली आपका टॉपिक सिर्फ इतना ही था, बाइंडिंग एनर्जी कर्व तक इसको समझना था। इसके फीचर पढ़ लेना, फीचर क्या क्या है बुक में दिया होगा, साइड बुक आप यूज करेंगे, सारी बातें दी गई है। फीचर्स क्या क्या, यही फीचर है, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन में इसका यूज होगा। फीचर्स में क्या क्या है कि ये इसका मास नंबर कम है तो इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कम है। यहाँ मास नंबर ज़्यादा है तब भी इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस इसके कंपेयर में कम है, तो ये अनस्टेबल है। और यहाँ कार्बन हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये तीनों एक स्मूथ कर्व पर लाई करते हैं। मतलब यहाँ जो ग्राफ बनता है वो कैसा ग्राफ होता है, स्मूथ कर्व। मतलब यहाँ से कंटिन्यू क्या करती है, वैरी करता है हमारा क्या, मास नंबर वैरी करेगा, साथ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी वैरी करेगा। बोलो क्लियर। तो यही ग्राफ को ध्यान रखना है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ग्राफ भी बनाने के लिए पूछ लेता है। इसके फीचर पूछ लेगा, इसका यूजेस फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन क्या, फिजन क्या है आप बता सकते हो, फ्यूजन भी क्या होता है ये बता सकते हो।
इस फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइटली न्यूक्लियस मिलके एक हैवी न्यूक्लियर बनाएंगे, उसमें एक हैवी न्यूक्लियस दो कंपेरेबल न्यूक्लियस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। यही फेनोमेना, कुछ है क्या इसमें, सब पढ़े हुए क्लास 11th में, एक बार आपको रिवीजन लेना है, ठीक है। तो यही सब कॉन्सेप्ट के साथ हमारा ये न्यूक्लियाई का चैप्टर यहाँ पे होता है द एंड। इसका नोट्स बनाइए बढ़िया से, तैयार रखिए इतनी बातें जितना सिलेबस में है, और इस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे मास डिफेक्ट पे और बाइंडिंग एनर्जी पे, न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। और कभी कभी न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन भी रिएक्शन दे देता है, ठीक है। तो पढ़िए, अब हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस का, उसका नाम है सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर में जितनी भी कॉन्सेप्ट थी हम सारे बता चुके हैं सिलेबस का। पढ़िए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।